दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों मैं आपके लिए रीट भर्ती परीक्षा में जो एक टॉपिक है आनुवांशिक विकार। तो आनुवांशिक विकार कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से ये डिजीज पैदा होती है, इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, ये एक टॉपिक है रीट पात्रता परीक्षा के लिए। और इसमें से निश्चित रूप से आजकल 1 से 2 प्रश्न आने लग गए हैं। तो इसको और बेहतर ढंग से आपको, साइंस के टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं हरनान सैनी जी, तो ये आपको इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हरनान सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे गुरु जी ने बताया है कि हम इस आनुवांशिक विकार है, इस टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसको अच्छे जैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे और इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं यदि एग्जाम में आते हैं तो आपके श्योर राइट होंगे। इसी बात को लेकर अपन इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद लेकर ठीक है। आपके सामने जैसे टॉपिक लिखा हुआ है आनुवांशिक विकार, इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। अब पैटर्न चेंज हो गया, उसमें आपको सिर्फ सिंपल रूप से क्वेश्चन पूछे जाएगा, लेकिन अपन यहाँ थोड़ा डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। आनुवांशिक विकार क्या होते हैं? आनुवांशिक विकार कि भाई जो जीन है, जीन ये कहां होते हैं? गुणसूत्रों के ऊपर। इनकी संरचना में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाए या रूपांतरण आ जाए। ये रूपांतरण, ये परिवर्तन कैसे आएगा कि इनके अंदर एक शब्द आता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन हो जाए तो ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो आनुवांशिक विकार कैसे होंगे? ये जीन जो गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, इनके परिवर्तन आ जाएगा, इनमें कोई रूपांतरण आ जाएगा, जिसके कारण एक विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिसको आनुवांशिक विकार कहते हैं। अब इनको अपन देखेंगे आनुवांशिक विकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से रोग हैं, उनको देखेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मेंडेलिय विकार और दूसरा है गुणसूत्रीय। मेंडेलिय विकार और गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलिय विकार कौन कौन से हैं? इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई ऐसे विकार या ऐसे रोग जो मेंडल के वंशागत नियम का पालन करते हैं। सीधी सी बात। इसके अंदर भी ये 2 प्रकार के बांट दिए गए हैं। पहला है एलिन मेंडेलिय विकार और दूसरा है मेंडेलिय विकार। इसको देखेंगे एलिन मेंडेलिय विकार कौन कौन से हैं? पहला देखते हैं एलिन मेंडेलिय विकार। ये एलिनी शब्द क्या है? पहले इसको अपन को जानना चाहिए कि भाई मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र ये कितने होते हैं? 23 जोड़े। टोटल देखते हैं तो कितने होते हैं? 46। इसमें देखते हैं 22 प्लस 1 टोटल 23, 46। अब इसके अंदर एक बात होती है, 22 तो बिल्कुल समान होते हैं और एक होता है एक्स वाई, और दूसरा देखते हैं एक इस तरह का बनता है, एक बनता है 22 प्लस एक्स। कुल मिला के ये वाला और ये वाला, ये तो होते हैं एलिन गुणसूत्र।
जिसको बोलते हैं ऑटोसोम्स, और इनको बोलते हैं लिंगी गुणसूत्र, जिसको एल्लोसोम्स कहते हैं। ये वाला जोड़ा नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है। नर के अंदर तो होता है XY, मादा के अंदर होता है XX। ये ठीक है। कोई बात नहीं। तो यहां चल रहा है अपना पहला मेंडेलियन रिकॉर्ड। एलिंगी मेंडेलियन विकार, ये कौन कौन से हैं? जो एलिंगी गुणसूत्र है उनके उपस्थित जो जीन है, जैसे 22 प्लस एक्स, ये तो हो गया मेल में, और 22 प्लस एक्स एक्स ये हो गया फीमेल। ये वाले सेट हैं, इनके ऊपर उपस्थित जो जीन है उनके अंदर क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन हो जाता है। उनके अंदर उत्परिवर्तन होने से उनकी जो प्रॉपर रूप से कार्य वो प्रभावित हो जाता है। तो ये कौन कौन से हैं इसको देखते हैं अपन लोग। पहला सिकल सेल एनीमिया, शॉर्ट में SCA, सिकल सेल एनीमिया। इसके 2-3 नाम और चलते हुए, सिकल सेल एनीमिया। इसका दूसरा नाम है दात्र कोशिका अरक्तता। सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता। ये क्या होता है? इसके अंदर जो अपनी RBC है, इसकी साइज कैसी हो जाती है? हसियाकार हो जाती है, हसियाकार इस तरह। लेकिन एक्चुअल में होती कैसी है? बाइकोन के उसे ये कैसी हो जाती है? हसियाकार। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अपना गुणसूत्र है 11वें नंबर, इसके ऊपर उपस्थित जो जीन है इसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होने से क्या होगा कि इसका कार्य प्रभावित हो जाता है, जिससे जो RBC है इसकी साइज बाइकोन से हसियाकार हो जाती है। ऐसा होने से जो RBC का जो कार्य है O2 का परिवहन वह प्रभावित भी हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये हसियाकार हो जाता है। इतना याद रखना है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? इसके अंदर 11वें नंबर का जो गुणसूत्र है उस पर उपस्थित जो जीन है उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है, जिससे RBC का साइज हसियाकार हो जाता है। हसियाकार होने से ये प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती। इसको दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, इसके अंदर जो ब्लड है इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। क्या? नेक्स्ट दूसरा है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें क्या होता है कि जो अपना गुणसूत्र है नंबर 12, इसके ऊपर जो जीन उपस्थित होती है इसमें म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होने से ये रोग उत्पन्न हो जाता है। कैसे? एक एमिनो अम्ल होता है,
इस एमिनो अम्ल का नाम है फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड। ये बदलता है टायरोसिन। इसके लिए आवश्यक है एक एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। लेकिन अब होता क्या है, उस जीन में परिवर्तन होने के कारण ये जो एंजाइम है ये प्रभावित हो जाता है, जिससे ये प्रक्रिया आनी चाहिए थी, ये इसमें बदलना चाहिए था, लेकिन ये इसमें ना बदलकर ये अन्य प्रोडक्ट में बदल जाता है, अन्य उत्पाद में बदल जाता है। पायरुविक अम्ल और अन्य उत्पाद ये क्या करते हैं भाई, ये मस्तिष्क में चले जाते हैं और वहां जाकर मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है उसको प्रभावित कर देते हैं। प्रभावित होने से क्या होगा कि ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो इस रोग से ग्रसित की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, उसकी बुद्धि का विकास कम हो जाता है। इतना ही ध्यान रखना है फिनाइल कीटो गुणसूत्र नंबर 12 की जीन पर परिवर्तन हो जाता है, जिससे ये वाला इसमें टायरोसिन में कन्वर्ट होना चाहिए था, ये प्रभावित हो जाता है। इसकी जगह दूसरे प्रोडक्ट बन जाते हैं जो ब्रेन में चले जाते हैं और सोचने समझने की क्षमता बुद्धि का विकास कम हो जाता है। नेक्स्ट, तीसरा ले लेते हैं अपन थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, इसके अंदर अपन को एक बात ध्यान रखनी है कि ये भी रुधिर से संबंधित है। इसके अंदर रुधिर की जो मात्रा है वो प्रभावित हो जाती है। इसका मतलब रुधिर प्रॉपर रूप से नहीं बन पाता, रुधिर की कमी हो जाती है, थैलेसीमिया। ठीक है, इस रोग का सामान्य नाम एनीमिया बोला जाता है, एनीमिया, रुधिर की कमी। ठीक है भाई, इसको इतना ही याद रखना। चौथे नंबर पर होता है सिस्टिस फाइब्रोसिस। ये भी मेंडेलियन विकार है। इसमें क्या हो जाती है, त्वचा संबंधित समस्या हो जाती है, दाने से सिस्टिस गांठें बन जाती है, सिस्टिस फाइब्रोसिस। ये तो हो गए एलिंगी मेंडेलियन विकार। अगला देखते हैं हम दूसरा, लिंगी मेंडेलियन विकार। ये क्या होंगे, जो लिंग गुणसूत्र है उसके ऊपर जो उपस्थित जीन है उनमें परिवर्तन हो जाएगा, उनमें म्यूटेशन उत्परिवर्तन हो जाएगा, जिससे उनका प्रॉपर कार्य प्रभावित हो जाएगा और एक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अपन को इनके रोग देख रहे हैं, कौन कौन से हैं भाई। पहला जो रोग है जो मैं आपसे पूछा जाता है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग, इसके अंदर अपन को देखना है कि जैसे ये लिंग गुणसूत्र है, मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX, इन गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित जो जीन है ये बात नहीं आएगा, इनमें परिवर्तन। ये अक्सर किसमें होता है, फीमेल। ये क्या होती है, वाहक होती है, जैसे भाई 22 प्लस XX। ये इसकी विशेषता क्या है, इस रोग के अंदर होता क्या है, जो रुधिर का जो थक्का बनता है वो निर्धारित समय में नहीं बन पाता। अपन ऐसे मान सकते हैं कि भाई रुधिर का थक्का नहीं बनता है, हीमोफीलिया। फिर क्या होगा, ब्लड उस कट लग रहा है उसमें से बहता रहेगा
और कई बार तो ऐसी कंडीशन हो जाती है ब्लड ज्यादा निकल जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। हेमोफीलिया रोग लेन गुणसूत्रीय मेंडेलियन विकार है। ये रुधिर का इसमें थक्का नहीं बनता है। इस रोग को एक और बोलते हैं रॉयल डिजीज। क्यों है रॉयल डिजीज, क्यों है? इसलिए है कि सबसे पहले इसको ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था। वो एक शाही परिवार था, इसलिए इसको अपन शाही डिजीज या रॉयल डिजीज भी कहते हैं। आगे बस यही बात याद रखनी है। एक और है दूसरी डिजीज क्या है? वर्णांधता। इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसमें अपन को सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है वह जो कलर है, जो रंग है, उनमें भेद नहीं कर सकता। ठीक है? कौन कौन से वो? लाल व हरा। लाल व हरा रंग इसमें विभेद करने में वो सक्षम नहीं होता। जो उसकी आंख है इन कलर में विभेद नहीं कर पाती है। लाल और हरा। इसके अलावा अन्य और कोई पूछ ले, हालांकि मुख्य तो ये दो ही है, एक और आ जाता है तीसरा नीला कलर, इसको कम रहता है, ये दो ही मुख्य है। वर्णांधता। इसके बाद में नेक्स्ट है यहां अब दूसरा चलेगा अपना गुणसूत्र विकार। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम डिसऑर्डर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है गुणसूत्रीय विकार, मतलब गुणसूत्रों के अंदर गड़बड़ होएगी भाई। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होएगा, या तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी या फिर गुणसूत्रों की संख्या घट जाएगी। अपन को ध्यान रखना है किस किस डिजीज में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है और किसमें घट रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई ना कोई वहां पर परिवर्तन हो गया। ऐसा हो जाने से उससे संबंधित रोग भी उत्पन्न हो जाते। अपन को रोग भी ध्यान रखना है।